नमस्कार। ऐसा बहुत कम ही होता है और खास तौर से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कि कई बड़ी खबरें आपको एक साथ मिलने लगी। भारत के साथ चीन और पाकिस्तान से संबंध कैसे हैं, हम सबसे छुपे नहीं हैं और पिछला पूरा साल तो चीन के साथ तनावों में बीता। चीन चीन के लिए जो गलवान घाटी हुआ, कांड हुआ, फिर उसके बाद बहुत सारे दबाव हुए और फाइनली एक बहुत अच्छी खबर के साथ में ये हुआ कि चीन ने अपने आप को पीछे किया। भारत की सेना और चीन की सेना में एक डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू हुआ और उसी के साथ-साथ कल एक बड़ी खबर आई कि भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम पर जोर दिया गया और ये कहा गया जो समझौता हुआ था, ये शायद बहुत कम लोगों को अंदाजा होगा या याद रहा भी नहीं होगा। आज से 17-18 साल पहले समझौता हुआ था, जिसमें जो लागू नहीं कभी किया गया, हमेशा वायलेट किया गया पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान उसका उल्लंघन लगातार करता रहा। लेकिन कल अचानक ये खबर आई कि भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हो गया है। आखिर ये हुआ कैसा? आखिर क्या मामला क्या है? क्या विश्व में अगर बदलाव देखें तो अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार के आने के बाद ऐसा हो रहा है और चीन एक नए दबाव में है जिसकी वजह से पाकिस्तान पर भी चीन ने पाकिस्तान पे दबाव डाला और इस वजह से ये हो रहा है। या चीन भी अब जो दबा सा है, जो पीछे सा हुआ है, जिसका व्यवहार में आक्रामकता अपेक्षाकृत कम दिख रही है, उसके पीछे कारण क्या है? क्या सिर्फ बाइडेन का प्रभाव है जो ट्रंप से बिल्कुल अलग हैं या कुछ और है? क्यों? क्योंकि हमें ये समझना होगा कि इसी वर्ष में ब्रिक्स की मीटिंग होनी है, दिल्ली में होनी है और उसमें अगर सब कुछ ठीक रहा है तो चीनी प्रधानमंत्री के भी आने की संभावना है, राष्ट्रपति के आने की संभावना है और भी बहुत सारी चीजें। तो आखिर ये सब बदलाव क्यों हुआ? इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूरे मामले के विशेषज्ञ और पूर्व राजनयिक राजदूत श्री दिलीप सिन्हा जी हैं। बहुत-बहुत आभार आपका दिलीप जी, आपने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए समय निकाला। तो अब सवाल यही है कि ये अचानक बदलाव क्यों और कैसे हो रहा है? जैसा कि आपने जिक्र किया राष्ट्रपति जो बाइडेन का, कि पिछले 2-3 महीनों में जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट, सबसे बड़ी घटना हुई है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, वही है कि अमेरिका में एक नए राष्ट्रपति आए हैं और बहुत बड़ा फिर बदल वहां पे हुआ है। तो उसका असर तो पूरे विश्व पर पड़ेगा ही और पड़ रहा है। तो अलग अलग तरीकों से हम जोड़ सकते हैं ये दोनों घटनाएं जो हुई हैं, चीन के साथ पनगोंग लेक पर समझौता होना और दूसरा पाकिस्तान के साथ ये जो युद्ध विराम की का पुनर्पुष्टिकरण कहिए इसे तो जी, बहुत सही शब्द है ये। दोनों को हम किसी प्रकार से जोड़ भी सकते हैं और दोनों की हम कड़ी थोड़ी निकाल सकते हैं राष्ट्रपति बाइडेन के आने तक। दोनों ही घटनाएं जो हुई हैं वो समय तो एक के आगे पीछे बहुत नजदीकी रही हैं, इसलिए संबंध आपस में हो भी सकता है, विशेषकर यदि हम इसे राष्ट्रपति बाइडेन के चुनाव से जोड़ते हैं तो। लेकिन दोनों को बहुत ज्यादा महत्व हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि दोनों जो गतिविधियां हैं दोनों अपने दायरे में सीमित गतिविधियां हैं। जैसे चीन के साथ समझौता हुआ है वो अभी तक पानगोंग झील तक ही सीमित है, उसके 2 छोर उत्तरी और दक्षिणी पर, और वहां भारत एक बहुत मजबूत स्थिति में था। तो उस पर चीन ने अपनी सेना को वापस बुलाने पर सहमत हो गया है चीन, और वहां पर एक डिसएंगेजमेंट दोनों सेनाओं का हुआ है। तो भारत भी पीछे हट रहा है। उसके अलावा उसके बाद जो बातचीत हुई, 10वां दौर जो हुआ सैन्य बातचीत का, उसमें कोई नतीजा नहीं निकला देप्सांग पे या गलवान पे। तो हमें देखना होगा कि ये जो समझौता हुआ है पानगोंग झील के ऊपर, उसका कोई और व्यापक असर पड़ता है कि नहीं भारत चीन संबंधों पर, या क्या केवल पानगोंग झील तक ही सीमित रह जाता है। ये तो हुई चीन की बात। पाकिस्तान के साथ जैसे आपने कहा कि 2003 के नवंबर महीने में एक समझौता ही हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले
सीज फायर ऑफर किया भारत को। भारत ने 2 या 3 दिन बाद उसे स्वीकार कर लिया और वो एक प्रकार से कह सकते हैं एक समझौता हो गया। और उसके बाद पाकिस्तान उसका खास पालन नहीं किया, क्योंकि रह रहकर पाकिस्तान उसका उल्लंघन करता आया है। और पिछले कुछ वर्षों में तो उसका उल्लंघन बहुत ज़्यादा हो गया था। 2020 में तो बल्कि 5100 उल्लंघन उसने किए और हमारे 45 नागरिक मारे गए। पाकिस्तान खुद दावा करता है कि भारत ने 4000 दफ़ा उल्लंघन किया और उसके 28-30 लोग मारे गए। तो ये जो युद्ध विराम का जो हुआ है, सीज फायर का एग्रीमेंट, इसका महत्व ये है कि ये दोनों डीजीएमओस आपस में टेलीफोन पे बातचीत करके धीरे धीरे करीब 1 महीने की अवधि में इन लोगों ने ये समझौता किया है, जो कि स्थानीय लोगों के लिए, स्थानीय नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन पाकिस्तान इसका कहाँ तक पालन करता है वो हमें देखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान की कोशिश हमेशा रहती है कि जब वो आतंकवादियों को भारत के अंदर ठेलता है तो उस वक्त युद्ध विराम को उल्लंघन करता है, गोलीबारी करता है, ताकि वो उस गोलीबारी की आड़ में ये जो आतंकवादी हैं भारत में घुस सके। पाकिस्तान की ये कोई उम्मीद तो नहीं है कि पाकिस्तान गोली चला करके भारत को जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उससे पीछे हटा देगा या आगे बढ़ जाएगा उसकी सेना। ये उम्मीद पाकिस्तान अभी नहीं रखता है, इतनी ताकत पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान बात को जानता भी है। तो हमें देखना होगा कि ये जो समझौता हुआ है दोनों डीजीएमओ के बीच में, इसका पालन पाकिस्तान कहाँ तक करता है, और ये जो आतंकवादी संगठन है जो एक हद तक उसके कंट्रोल में है लेकिन कुछ हद तक उसके कंट्रोल के बाहर भी है, तो वो कितना उसको मानते हैं और क्या उससे अपना जो प्रयास है भारत में अंदर घुस के आतंकवादी गतिविधियां करने का, उसमें कोई कमी आती है कि? देखिए, पाकिस्तान का जहां तक सवाल है, निश्चित रूप से जो भी चीजें वहां रहती हैं, जिस तरीके का माहौल रहता है, उस पर कभी बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल सच है। लेकिन इस कदम से, और खास तौर से अब सर्दी कम हो रही है तो पाकिस्तान घुसपैठियों को भेजने की उसकी एक प्रोसेस शुरू होने के आसार होते हैं, और आपने जैसा कहा कि वो अपना डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके की चीजें भी कर सकता है जो पिछले कई वर्षों से करता रहा है। लेकिन अगर ये होता है तो बहुत बड़ा इस मामले में माना जाएगा कि पिछले साल भी 46-47 लोगों की, भारतीय लोगों की मौत हुई थी, और उसकी वजह से आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों तक को बंकर में रहना पड़ा था। तो हाल के वर्षों में, क्योंकि आप काफी हद तक देखते रहे हैं, अगर इस बहानेबाजी को पाकिस्तान की फिलहाल मान ले कि नहीं करेगा और बदमाशी नहीं करेगा, क्योंकि हमारा कुछ बिगाड़ने की स्थिति में नहीं है खास, वो छुटपुट घटनाओं के अलावा करने के या आतंकियों को प्रश्रय देने के अलावा, तो क्या ये सचमुच एक बड़ा कदम होगा भारत पाकिस्तान की अगर सीमा को माना जाए और दबाव में ही, चाहे वो चीन के दबाव में हो, चाहे अमेरिका के दबाव में हो, पाकिस्तान कर पाने में ये सक्षम होगा? पाकिस्तान की सरकार या आईएसआई से पाकिस्तान की सरकार ये करा पाएगी, नहीं करा पाएगी? सवाल तो ये है। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान ये जो कदम उठाया है वो अमेरिका को नजर में रखते हुए किया है। उसने, पाकिस्तान की ये धारणा है कि जो डेमोक्रेट पार्टी है अमेरिका में, उसकी सहानुभूति पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान ये मानता है कि यदि वो डेमोक्रेट पार्टी को ऐसे कुछ कदम दिखाता है कि वो ले रहा है, तो उससे डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन उसके लिए बढ़ेगा और वो अमेरिका के मार्फत भारत के ऊपर दबाव डाल पाएगा कश्मीर के मुद्दे पर और मानवाधिकार के मुद्दे पर। कुछ हद तक हम देख भी रहे हैं कि जब से बाइडेन आए हैं तब से थोड़े थोड़े विषयों पर अमेरिका में या मानवाधिकार जो संगठन है ह्यूमन राइट्स काउंसिल, उसमें ये मुद्दे उठ रहे हैं। तो पाकिस्तान की कोशिश रहेगी कि वो अमेरिका को दिखाए कि वो एक बहुत ही शांति प्रिय देश है और वो सिर्फ भारत से कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत शुरू करवाना चाहता है। तो इस दृष्टिकोण से पाकिस्तान की ये उम्मीद है कि ये सीज फायर का जो बात हुई है उससे पाकिस्तान अमेरिका को इस मामले में खींच के ले आएगा। और यदि आप अमेरिका के जो व्हाइट हाउस के जो स्पोक्समैन है साकी, जेन साकी,
उन्होंने जिक्र किया है कि वो अमेरिका चाहता है कि भारत और पाकिस्तान में कश्मीर के मुद्दे पर सीधी बातचीत हो, और इस बात को पाकिस्तानी प्रेस जो है उसने खूब उछाला है कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान और भारत में सीधी बातचीत हो कश्मीर के मुद्दे पर। तो उस दृष्टिकोण से पाकिस्तान अपने इस कदम को एक सफल कदम मानता है और मानेगा, और कोशिश करेगा कि बाइडेन को और खुश कर सके ताकि अमेरिका वास्तव में भारत के ऊपर दबाव डाले कि अब पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करें। यानी कि ये माना जाए कि पठानकोट हो या उड़ी अटैक हो या उसके बाद 2019 में पुलवामा हो और फिर उसके बाद जो है बालाकोट की स्ट्राइक होती है, तो ये सब जो हैं, जो काम हुए हैं या जो चीजें हुई हैं, वो कुल मिलाकर के पाकिस्तान जो है चाहता है कि कश्मीर पे किसी तरीके से ध्यान केंद्रित किया जा सके और मूल चीजों से हटा के कश्मीर पर ही पूरा ध्यान रखा जा सके विश्व का। बिल्कुल, यदि आप एग्रीमेंट का एक अंश में आपको पढ़ के सुनाता हूं, जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है, उसमें है कि द DGMOs agreed to address core issues and concerns which have a propensity to disturb the peace and lead to violence। तो कोर इश्यूज एंड कंसर्न्स यहां पर जो आते हैं, तो उसमें हमारा मानना है कि कोर इश्यूज एंड कंसर्न्स आतंकवाद हैं, और चूंकि आतंकवाद से शांति भंग होती है, इसलिए DGMOs ने इस पर बातचीत करते रहेंगे, और इस एग्रीमेंट से उस वो जो मुख्य कंसर्न है टेररिज्म का, आतंकवाद का, उस पर कोई कार्रवाई होगी। पाकिस्तान का मामला है कि कोर इशू जो है वो कश्मीर का मुद्दा है, तो उसका ये मानना है कि इस एग्रीमेंट में भारत ने स्वीकार किया है कि कोर इशू जो है वो है कश्मीर का मुद्दा, जिसके कारण की हिंसा बढ़ती है, वो भारत एड्रेस करेगा। तो दोनों के जो दृष्टिकोण है उसमें एक मतभेद है। पाकिस्तानी मीडिया को पढ़ते हैं, पाकिस्तान ये मानता है कि हम एक इस दिशा में जा रहे हैं, और उसमें वो कोशिश करेगा कि अमेरिका को समझाए कि देखिए हमें बातचीत में इंडिया मान गया है, कोर इशू पर बातचीत होगी, और भारत का मानना है कोर इशू जो है वो टेररिज्म है, और उस पर पाकिस्तान मान गया है। तो इस प्रकार के जो दोहरा जो इंटरप्रिटेशन होता है किसी भी समझौते का, जो कि बहुत पहले से चला आ रहा है, सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन में, शिमला एग्रीमेंट में, वो इसमें एक दिन के अंदर अंदर ही देखने को मिलता है। आशंकाएं तो कई हैं, लेकिन इस तथाकथित सफलता को बहुत सारा नाम दिया जा रहा है और कई लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं, जिसमें NSA का भी नाम जोड़ा जा रहा है कि अजीत डोभाल ने ये कराने की कोशिश की वगैरह वगैरह। तो अगर वही ढाक के तीन पात होना है और इसका कोई बहुत अर्थ नहीं होना है, तो हमें तो लगता है कि ठीक है समझौता हो गया है, लेकिन सावधानी और सतर्कता शायद पहले से ज्यादा रखनी होगी, और खास तौर से जो मौसम बदल रहा है इसके चक्कर में। बिल्कुल बिल्कुल, जो पुरानी जो अंग्रेजी में एक है कि ट्रस्ट बट वेरीफाई, वो नीति हमें उसका पालन करना होगा हमें। आपने कहा कि आज के अखबारों में है जिक्र कि सूत्रों ने कहा है, ऑफिशियल सोर्सेज ने कहा है, इन्फॉर्म सोर्सेज ने कहा है कि हमारे NSA ने उनके NSA से बातचीत की और उसका नतीजा है ये। लेकिन उनके NSA जो मोहित यूसुफ, उन्होंने नकारा है इसे। उन्होंने कहा कि उनकी कोई बातचीत नहीं हुई डोभाल के साथ। तो अब इसका क्या अर्थ निकाला जाए, ये तो अब आगे चल मालूम होगा। क्या उन्होंने सिर्फ इतना नकारा है कि आजकल में बातचीत नहीं हुई, या पहले कभी बातचीत नहीं हुई है? तो इस प्रकार के डबल इंटरप्रिटेशन से मैंने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच में अक्सर होते आए हैं, जॉइंट स्टेटमेंट के बाद या किसी भी स्टेटमेंट के बाद। तो इससे हमें सतर्क रहना होगा, और हमें जहां तक हमारी सतर्कता लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, वो तो हम किसी भी रूप में कम नहीं कर सकते। अब आते हैं भारत चीन को लेकर के। कल विदेश मंत्री जयशंकर ने जो है चीनी विदेश मंत्री
वांग ची से बातचीत की और बातचीत छोड़ी बड़ी देर नहीं चली, बल्कि घंटे भर से भी ज्यादा चली है। ये अपने आप में बड़ा कदम रहा जो पिछले दिनों चीन के साथ तनाव रहे। भारत ने भी अपनी अपनी कोशिशें की, कुछ आक्रामकता का रुख भी दिखाया और काम धंधों को लेकर के भी अपने ब्रेक लगाए। तो क्या लगता है ये चीन इस कोशिश में भी है कि जो भारत ने प्रतिबंध लगाए हैं उनको किस तरीके से तोड़ा जाए, और या ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाने का कुछ है, करने का कुछ है? क्योंकि मुझे लगता है बिहाइंड द बिटवीन द लाइन बहुत कुछ पढ़ा जाना है, जो उसे आप ही ऐसे लोग पढ़ सकते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। अभी बहुत कम समय बीता है इस पानगोंग झील के समझौते को लेकर, तो इसलिए अभी उस पर कोई अटकल लगाना मुश्किल है, क्योंकि सारी बातें सामने आई नहीं है और चीन का क्या रुख है वो भी हमें देखना होगा। जहां तक पानगोंग झील का समझौते की बात है, उसमें दोनों ही पक्ष बिल्कुल आमने सामने हो गए थे, दोनों पक्ष बहुत मजबूत स्थिति में थे। चीन ने तो आकर अपने बंकर बना दिए थे उत्तरी छोर पर। भारत ने जब कैलाश रेंज पर जो पहाड़ की चोटियों पर जो कब्जा किया, उससे भारत की स्थिति बहुत मजबूत हो गई थी। तो ये समझौता अपने आप में एक स्वागत योग्य समझौता है कि थोड़ा इसमें तनाव कम हुआ है, लेकिन इसमें बराबरी का समझौता है। चीन भी पीछे हट रहा है, भारत भी पीछे हट रहा है। अब इसके आगे चीन कुछ करता है या नहीं, डेप्सांग में या गलवान में, ये हमें देखना होगा। और जहां तक समझौते का सवाल है, लाइन ऑफ एग्रीमेंट, लाइन पर तो कोई समझौता नहीं हुआ है। और चीन ने ऐसा क्यों किया है, इस पर कई अटकल लगाई जा सकती हैं। एक और हम कह सकते हैं कि चीन नहीं चाहता है कि ऐसे समय में जब अमेरिका के साथ स्थिति अभी थोड़ी अनिश्चित सी है, क्योंकि बाइडेन क्या नीति अपनाएंगे चीन के साथ, वो चीन आंकना चाहता है। चीन इस वक्त हांगकांग में और ताइवान के विरुद्ध साउथ चाइना सी में उसकी परिस्थिति काफी तनावपूर्ण है, तो चीन नहीं चाहता है कि उसके भारत की सीमा पर भी तनाव ज्यादा हो। ये भी हो सकता है कि रूस ने चीन पर दबाव डाला हो कि वो ज्यादा इस वक्त भारत के साथ तनावपूर्ण स्थिति नहीं पैदा करे, और जो पुराना जो एक एग्रीमेंट था, जो अंडरस्टैंडिंग थी रूस, चीन और भारत के बीच में ब्रिक्स में, चाहे रिक में या अन्य क्षेत्रों में, उसे वापस लाया जाए। क्योंकि रूस इस वक्त तनाव में है, उसके ऊपर सैंक्शंस लगने की संभावना है। अभी तक एक परिस्थिति उसके साथ थी कि पश्चिमी देश विभाजित थे। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति शासन में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में मतभेद बहुत ज्यादा थे, तो उनमें किसी प्रकार का तालमेल नहीं हो पा रहा था कार्रवाई में, चाहे वो ईरान हो या सीरिया हो या पूर्वी यूरोप हो। अब ये उम्मीद बढ़ रही है कि यूरोपीय देश और अमेरिका एक दूसरे के साथ मिलकर बातचीत करके उसके बाद कार्रवाई करेंगे। तो अब यदि सैंक्शन लगता है रूस के ऊपर, अमेरिका और यूरोप दोनों मिलकर सैंक्शन लगाते हैं, तो रूस की स्थिति काफी चिंताजनक हो जाएगी। तो रूस ऐसी परिस्थिति में नहीं चाहेगा कि भारत भी अलग हो जाए चीन के साथ तनाव बढ़ने के कारण। तो रूस के हित में है कि चीन और भारत के बीच में तनाव जो है उसे कम किया जा सके। और उसी परिप्रेक्ष्य में यदि आप देखें, शी जिनपिंग ने जो घोषणा की है कि वो भारत आएंगे ब्रिक्स की मीटिंग के लिए, मैं उसे इसी परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ। ये बात सचमुच बहुत अलग थी क्या? अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां ऐसी बनाती हैं कि एक तरफ जब बाइडेन प्रशासन मजबूत हो रहा है और भारत और चीन के साथ, चीन और भारत और पाकिस्तान से वो रिश्ते सामान्य करने की दिशा में काम कर रहा है, तो तय बात है कि बड़ी शक्ति दूसरी जो है वो रूस अपने हित के लिए चिंतित हो रही है, और वो भी येन केन प्रकारेण जो है वो दबाव चीन पर डाल रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या चीन लंबे हितों को देखते हुए कुछ काम करेगा, या वो भी पाकिस्तान की तरीके से? क्योंकि चीन में तो बिल्कुल जो चीन शासन चाहेगा, जो जिनपिंग चाहेंगे वही होगा, पाकिस्तान की तरीके से स्थितियां नहीं है वहां। उनकी क्या रणनीति दिख रही है? वो किस तरीके से काम करना चाहते हैं? वो क्या बाइडेन प्रशासन के साथ में ज्यादा रहने की इच्छुक होंगे,
या दिखाना चाहेंगे पूरे विश्व को, या क्योंकि देखने का खेल कुछ और है और होने का खेल कुछ और है, वो कहाँ क्या है? चीन क्या सोचता है, उसकी क्या मंशा होती है, ये समझना आसान काम नहीं है। जो चीन के विशेषज्ञ हैं वो भी अक्सर दुविधा में रहते हैं कि चीन ने ऐसा काम क्यों किया। लेकिन एक बात स्पष्ट है, वो है कि चीन ने इस वक्त बहुत सारे फ्रंट, बहुत सारे खोल रखे हैं और इससे चीन स्वयं चीन के अंदर भी कुछ चिंताएं बढ़ रही हैं। एक ये बात है। दूसरा, चीन चाहता है कि उसे कुछ और वर्षों की शांति मिले ताकि उसकी जो आर्थिक और सैन्य स्थिति में है वो इतनी प्रभावशाली हो जाए कि वो बिना युद्ध के ही अपनी संप्रभुता इस क्षेत्र में बना ले। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि अगले 4 साल 5 साल में चीन की शक्ति बढ़ती जाएगी, चीन की अर्थव्यवस्था बढ़ती जाएगी और अमेरिका जैसा कि उसके अंदर जो पोलराइजेशन हो गया है और जो अन्य परेशानियां हैं चीन अमेरिका के अंदर, उसके कारण चीन का ये मानना है कि अमेरिका धीरे धीरे कमजोर पड़ता जाएगा। तो चीन ये कोशिश कर रहा है कि कुछ वर्षों तक शांति बनाए रखी जाए ताकि चीन का जो आर्थिक विकास है और जो सैन्य विकास है वो बढ़ता जाए। इसलिए चीन एक प्रकार से एक टैक्टिकल मूव कर रहा है कि अपने जो उसने सारे फ्रंट खोल रखे हैं उनको किसी प्रकार से शांत किया जा सके बिना कोई कंसेशन दिए हुए। उसने भारत को कंसेशन नहीं दिया, उसने कभी ये नहीं कहा कि नॉर्थ पानगोंग लेक जो हमारा नहीं है, और ना ही वो हांगकांग में कोई ढीलापन दिखा रहा है मानवाधिकार का, ना ही कोई तिब्बत में या शिनचियांग में कर रहा है। तो ये देखते हुए कि वो अपने किसी दीर्घगामी हित के साथ समझौता किए बगैर चीन यदि शांति बनाए रखे तो चीन के हित में होगा। इसका मतलब चीन जो अपनी निगाह आर्थिक दृष्टि से रखे है विश्व पटल पर, और खास तौर से जो आपने बताया आज से 15 साल पहले जो गैप 1 और 6 का था, आज वो लगभग करीब के आसपास होता हुआ दिख रहा है और अगले 5-7 साल में वो बराबरी के आसार पर आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि आर्थिक स्थिति पे मजबूत होगा तो बाकी और फ्रंट पे भी वो मजबूत होगा। भारत क्या आर्थिक रूप से बढ़ने की दिशा में आगे बढ़ भी रहा है, या आपको क्या लगता है कि हम लोग किस, ठीक है चीन के बराबरी की बात तो अभी सोचना नहीं संभव होगा, लेकिन जो आत्मनिर्भर भारत है और बाकी और जो फ्रंट पे है उस पर हम लोग कहाँ पर टिकने की स्थिति में है या कहाँ आगे बढ़ने की स्थिति में है? खासतौर से विश्व के स्तर पर अगर बात की जाए, जो रफ्तार है उसके स्तर पर बात की जाए तो जहां तक सवाल आत्मनिर्भरता का है, उसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि आत्मनिर्भरता सबसे जरूरी है हमारे लिए सुरक्षा के क्षेत्र में। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा ग्राहक है हथियार का, आर्मामेंट्स का। जो यदि भारत एक बड़ी शक्ति बनना चाहता है विश्व में तो वो उसे अपनी डिफेंस इंडस्ट्री डेवलप करनी होगी, उसके बिना भारत कहीं महाशक्ति नहीं बन सकता है। तो आत्मनिर्भरता उस क्षेत्र में बहुत जरूरी है। जहां तक अन्य आर्थिक क्षेत्रों की बात है, सिविल क्षेत्र की जो बात है, उसमें ज्यादा जरूरी है कि भारत एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड देश बन सके, यानी निर्यात प्रधान देश बन सके। द्वितीय महायुद्ध के बाद जितने देश प्रगति किए हैं सब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ सबने किया है, चाहे वो जापान हो, जर्मनी हो, चीन हो, कोई भी देश हो। भारत के एक्सपोर्ट्स इस वक्त बहुत कम है और इसलिए हमें मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना होगा। डिफेंस तो अपने आप में कहा है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके अलावा जो सिविलियन क्षेत्र है उसके लिए हमें आजकल जो प्रथा बन चली है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की, उसके बिना एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकता है। तो आर्थिक प्रगति के लिए हमें एक्सपोर्ट पर ध्यान, निर्यात पर ध्यान देना होगा और निर्यात पर ध्यान देने के साथ साथ हमें उसके लिए जरूरी है कि हम कुछ देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकें ताकि हमारे एक्सपोर्ट जो हैं वो कॉम्पिटिटिव हो सके। तो इस पर मुझे उम्मीद है कि सरकार ध्यान दे रही है, बातचीत भी चल रही है, लेकिन उसमें सफलता की बहुत जरूरत है कि नतीजे निकलें
और हम कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कुछ देशों के साथ कर सकें ताकि हमारे एक्सपोर्ट बढ़े। चलिए, बहुत कुछ अभी देखना होगा, बहुत कुछ अर्थ समझने होंगे, बहुत सारी बिटवीन द लाइन्स को समझना होगा। चीन के बारे में जैसा कि आपने कहा भी है कि समझना मुश्किल काम है और उसको दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, ये कुछ पता नहीं लगता है। लेकिन तय है कि हमें सतर्क होना होगा और अपनी अंदरूनी मजबूती के साथ-साथ जैसा कि आपने कहा कि एक्सपोर्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार भी ऐसा ही करेगी। बहुत-बहुत आभार आपका कि आपने हमें इतना समय दिया और बहुत गूढ़ विषय को बहुत आसान शब्दों में समझाया। शुक्रिया।